नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 21 अप्रैल 2022 और स्वागत है आपका एटोयल डिस्कशन में। 3 इश्यूज आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इंडियन एक्सप्रेस का इशू डिस्कस करेंगे मीथेन के एमिशन से संबंधित। दूसरा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अमेंडमेंट एक्ट 2022 से संबंधित। तीसरा टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे चाइना की जीरो कोविड पॉलिसी के फेलियर से संबंधित। देखो, चाइना में वैक्सीनेशन हो चुका है मैक्सिमम पॉपुलेशन का, फिर भी वहाँ पे 50 से ज़्यादा सिटीज़ में पार्शियल या फिर फुल लॉकडाउन है। लोगों को खाना तक नहीं मिल पा रहा है, इतनी ज़्यादा दिक्कतें लोगों को हो रही है। तो एक्सपर्ट्स क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जब आपका वैक्सीनेशन हो गया है ज़्यादातर जनता का, तो फिर क्यों कोविड के केसेस इतने ज़्यादा सामने आ रही हैं और क्यों आपने इतना भयंकर लॉकडाउन लगा के रखा है। लोग ना सिर्फ चाइना की वैक्सीन पर सवाल उठा रहे हैं कि देखो, आप तो बड़े बड़े दावे करते थे कि हमने वैक्सीन बना दी, आपकी वैक्सीन की जो एफिकेसी रेट है बहुत कम है, तभी तो केस सामने आ रही हैं। दूसरा, आप जो अपना तारीफ करते थे सारा दिन कि देखो हमने कोविड को कितना बढ़िया ढंग से हैंडल किया, पूरा वर्ल्ड जो है कोविड से त्राहिमाम है, लेकिन हमने हमारे देश में कोविड को नहीं इंक्रीज होने दिया। लेकिन अब इस मामले में चाइना पूरी तरह से गलत साबित हो रहा है। तो ये आर्टिकल टाइम्स ऑफ इंडिया का है, हम डिस्कस करेंगे। कोट है बेंजामिन फ्रैंकलिन का, जस्टिस विल नॉट बी सर्व्ड अंटिल दोज हु आर अनअफेक्टेड आर एज आउटरेज्ड एज दोज हु आर। देखो, अगर किसी के साथ अन्याय हुआ है ना, वो तो देखो आउटरेज होगा ही, नाराज होगा ही, गुस्से में आएगा ही। लेकिन वो लोग जो डायरेक्टली इफेक्टेड नहीं है, वो बात सुन के वो भी उतना ही आउटरेज होना, तब मानेंगे कि हाँ जस्टिस हुआ है। मैं आपको सिंपल बात बोलता हूँ, कोई विक्टिम है ए, उसके साथ गलत हुआ है, सेक्सुअल हरासमेंट हुआ है। अब विक्टिम तो देखो नाराज होगी ही, विक्टिम को तो गुस्सा आएगा ही, उसके साथ अन्याय हुआ है। लेकिन पूरा समाज, हम सब लोग भी ए यानी विक्टिम की तरह ही आउटरेज महसूस करेंगे, उतने ही गुस्से में आएंगे, तब मानेंगे कि हाँ जस्टिस हुआ है। किसी के खिलाफ जस्टिस मतलब पूरे समाज के साथ इनजस्टिस, किसी के साथ इनजस्टिस मतलब पूरे समाज के साथ इनजस्टिस। वो एक फेमस कोट वो भी है ना, एक दिन हमने पहले डिस्कस किया था, इनजस्टिस एनीवेयर इज थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर, है ना। किसका है ये तो मुझे याद नहीं है, लेकिन ये कोट है। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल मीथेन से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? देखो, मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड की तरह एक ऐसी गैस है जो लगातार ग्लोबल वार्मिंग में कंट्रीब्यूट कर रही है। बट फर्क ये है कि मीथेन जो है कार्बन डाइऑक्साइड के मुकाबले में 80 गुना ज़्यादा तेज़ी से प्लैनेट को गर्म करती है। लेकिन CO2 को तो बहुत अटेंशन मिलती है मीडिया से, सरकार से, सिविल सोसाइटी के लोगों से। लेकिन कंपैरेटिवली देखो, मीथेन को उतनी अटेंशन, उतना मीथेन पर ध्यान नहीं जाता है। हालांकि अभी मीथेन पर ध्यान गया है 2-3 रीजन्स की वजह से। एक तो यूक्रेन में कन्फ्लिक्ट की वजह से मीथेन के एमिशन की खबरें आई। दूसरा, USA के पर्मियन बेसिन से भी मीथेन के लीकेज की खबरें आई, जिसकी वजह से मीथेन पर मीडिया का ज़रा ध्यान गया और अब चर्चा होने लगी है। देखो, वैसे भी मीथेन का जो स्तर है ना, लगातार एटमॉस्फेयर में इंक्रीज होता जा रहा है। ये लोकेशन है पर्मियन बेसिन की, US में। US के ये जो प्रोविंस है ना, टेक्सास, न्यू मैक्सिको, यहाँ पर है पर्मियन बेसिन। यहाँ पर मीथेन का बड़े स्तर पर लीकेज देखने को मिला। मीथेन देखो एक वैसे इनविजिबल गैस है, ना तो दिखती है और ना ही इसकी कोई स्मेल है। वैसे देखो, मीथेन नेचुरल गैस का एक मेजर कंपोनेंट है। इसका इस्तेमाल होता है घरों को गर्म रखने के लिए, इंडस्ट्रीज में पावर देने के लिए। और एक चीज़, हम CO2 से इसका कंपैरिजन कर रहे थे। देखो, ये बात सच है, CO2 से 80 टाइम्स ज़्यादा मीथेन जो है वो प्लेनेट को वार्म कर देती है। बट देखो, जहाँ एक तरफ CO2 एटमॉस्फेयर में सैकड़ों साल तक एग्जिस्ट कर सकती है, मौजूद रह सकती है, मीथेन अपना जो वार्मिंग इफेक्ट है इम्पोज करती है रफली 1 डेकेड तक, 10 सालों तक, यूँ कह सकते हैं कम समय तक एटमॉस्फेयर में सर्वाइव करती है मीथेन एज कंपेरिजन टू कार्बन डाइऑक्साइड। मीथेन पोल्यूशन जो है वो ग्राउंड लेवल ओजोन का प्राइमरी कंपोनेंट है। आपने देखा होगा, नहीं देखा नहीं होगा, पढ़ा होगा, इनविजिबल गैस है। मीथेन जो है बाकी टॉक्सिक केमिकल्स जैसे बेंजीन, इनके साथ लीक होती है और ये इसकी वजह से काफ़ी तरह के डिजीज़ हो सकते हैं, जैसे हार्ट डिजीज़, बर्थ डिफेक्ट्स, अस्थमा, और हेल्थ पर दूसरे तरह के प्रतिकूल इम्पैक्ट पड़ते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं मीथेन के सोर्सेज की। सबसे पहला है बायोलॉजिकल सोर्स। देखो, इस प्रकार की जो चीज़ें हैं ना, प्री के लिए बिल्कुल उपयुक्त क्वेश्चन बनाती हैं
क्या मीथेन बायोलॉजिकल सोर्सेज से जनरेट हो सकती है? यस। एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसका नाम है मिथेनोजन। ये जो है ये मीथेन प्रोड्यूस करता है। और ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना मिथेनोजन, वहाँ मिलता है खास करके जहाँ पे बिल्कुल कम या फिर कोई ऑक्सीजन नहीं मिलती है। जैसे देखो वेटलैंड्स हैं, कूड़े का ढेर है, या फिर सबमर्ज्ड पैडी फील्ड्स, मतलब धान उगा के रखा है और खेत जो है पूरा पानी से डूबा हुआ है, यहाँ पर फिर ऑक्सीजन नहीं आ पाती ना। तो ये बिल्कुल उपयुक्त साइट्स हैं, आप कह सकते हो, मिथेनोजन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए, मीथेन को प्रोड्यूस करने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट है एग्रीकल्चर। लाइव स्टॉक मीथेन को काफ़ी एमिट करते हैं। जैसे देखो लाइव स्टॉक गोबर इत्यादि कर देते हैं ना, वहाँ से मीथेन इमिट होता है। लाइव स्टॉक मतलब पशु। जो लोग नई नई तैयारी स्टार्ट करते हैं ना, उन्हें कई बार बेसिक वर्ड्स का मतलब नहीं पता लग पाता। लाइव स्टॉक मतलब पशु। इसके अलावा देखो जो पशु होते हैं वो बहुत बार जो गैसेस भी एमिट करते हैं, पेट में और इंटेस्टाइन में काफ़ी तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं जिसकी वजह से गैस एमिट होती है, उसमें भी मीथेन होता है। और इसके बाद पैडी राइस कल्टीवेशन, जैसा हमने पहले पॉइंट में भी डिस्कस किया, वो खेत जो सबमर्ज्ड है, पानी से डूबा हुआ है और धान उगाया हुआ है उसमें। अब ऐसी सिचुएशन में देखो ऑक्सीजन जो है वो सोइल तक नहीं पहुंच पाती, तो ये आइडियल कंडीशन है मीथेन एमिटिंग बैक्टीरिया के लिए, मीथेन को जनरेट करने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट है फ्यूल और इंडस्ट्री से मीथेन का एमिशन होता है। जैसे देखो गैस, कोल, ऑयल साइट्स हैं, यहाँ से मीथेन का एमिशन होता है। और पूरी सप्लाई चेन में बहुत बार देखो गैस की पाइपलाइन है ना, वहाँ से लीकेज होती है। तो जैसा आपको पता है नेचुरल गैस का मेजर कंपोनेंट है मीथेन, तो मीथेन का इस प्रकार से भी लीकेज की वजह से भी एमिशन होता है। अब बताया जाता है, जैसे देखो हेलीकॉप्टर्स और ड्रोन्स की सहायता से पता लगाया गया कि जो यूएस में पर्मियन बेसिन है वहाँ पे कितना मीथेन का लीकेज हो रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा लीकेज हो रहा था, टोटल प्रोडक्शन का 9%, जबकि परमिसिबल लिमिट है सिर्फ 1.4% लीकेज हो सकता है, लेकिन लीकेज हो रहा था 9%। अब बात करते हैं क्या किया गया है मीथेन्स के एमिशन को कर्व करने के लिए। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की 26वीं मीटिंग में 100 से अधिक देशों ने एक एग्रीमेंट साइन किया जिसके तहत 2030 आते आते मीथेन के एमिशन को 30% तक कम किया जाएगा। यूएस प्रेसिडेंट ने एक इनिशिएटिव अनाउंस किया, ग्लोबल मीथेन प्लेज। ये देखो यूएस और यूरोपियन यूनियन का कंबाइंड एफर्ट है इस दशक के लास्ट में मीथेन के एमिशन को 1/3 कम करने के लिए। मीथेन सेट, ये तो देखो सैटेलाइट है मीथेन के एमिशन को मॉनिटर करने के लिए। ये न्यूजीलैंड और अमेरिका का स्पेस मिशन है। मीथेन सेट एक प्रकार से अर्थ को ऑब्जर्व करने वाला सैटेलाइट है जो फोकस करेगा मीथेन के एमिशन पर। यूएन का इनिशिएटिव है। यूएन फूड सिस्टम समिट सितंबर 2021 में ऑर्गेनाइज हुआ था, जिसमें यह कहा गया था कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली तरीके जो हैं उस पर ज़्यादा फोकस किया जाएगा फार्मिंग के लिए और फूड प्रोडक्शन के लिए। इंडिया का इनिशिएटिव है। सेंट्रल सोल्ट एंड मरीन केमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ने देश के 3 और इंस्टीट्यूट्स के साथ मिलकर एक सीवीड बेस्ड एनिमल फीड एडिक्टिव फॉर्मुलेशन तैयार किया है। मतलब सिंपल भाषा में बोलूं तो एक ऐसा फूड तैयार किया है जिसमें सीवीड होगा। उसको खाने से जो पशु हैं ना सिर्फ उनकी इम्यूनिटी बूस्ट होगी, बल्कि इसके साथ साथ वो कम मीथेन एमिट करेंगे। सिग्निफिकेंस क्या है मीथेन एमिशन को कर्व करने की? अगर देखो 45% एमिशन को कम कर लिया जाता है ना इस दशक में, तो 2045 आते आते अर्थ के एवरेज टेम्परेचर को कम से कम 0.3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ने से रोका जा सकता है। और इतने सारे जो प्री मैच्योर डेथ हो जाती हैं ग्राउंड लेवल ओजोन की वजह से, ग्राउंड लेवल ओजोन में मीथेन होता है ना, तो इन डेथ्स को कम किया जा सकता है। 2,60,000 समय से पूर्व डेथ, 7,75,000 अस्थमा रिलेटेड हॉस्पिटल विजिट्स, 73 बिलियन आवर्स ऑफ लोस्ट लेबर, जो प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है एक्सट्रीम हीट की वजह से उसे कम किया जा सकता है, मतलब प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज किया जा सकता है। ये सब फायदे होंगे। और क्या मेजर्स लिए जा सकते हैं? जैसे देखो एनर्जी सेक्टर में हमने डिस्कस किया ना, गैस सप्लाई है, वहाँ से पाइपलाइन से लीकेज हो जाता है, तो डिटेक्शन का प्रॉपर मेथड होना चाहिए कि जहाँ से भी गैस लीक हो रही है उसे डिटेक्ट किया जा सके। एग्रीकल्चर में एनिमल्स को और ज़्यादा न्यूट्रिशियस फूड दिया जा सकता है ताकि उनको ना सिर्फ हेल्दियर बनाया जा सके बल्कि एमिशन को भी कम किया जा सके। एक एग्जाम्पल तो हमने डिस्कस किया ही
इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने एक एंटी मिथोजेनिक फीड सप्लीमेंट तैयार किया है, हरित धारा। ये पशुओं में मीथेन एमिशन को 17 से 20% तक कम कर सकता है। इसके अलावा और भी दूसरे तरह के स्टेप्स लिए जा सकते हैं, जैसे देखो जो पानी में डूबे हुए धान के खेत है ना, पैडी के खेत हैं, वहाँ से मीथेन काफ़ी एमिट होता है। तो आप एक अल्टरनेटिव टेक्निक अपनाओ ना इरिगेशन की, जिसका नाम भी है अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग अप्रोच। इसमें क्या होता है, पूरे सीजन में जो धान के खेत है ना वो पानी से डूबे नहीं रहते। जैसे कुछ समय तक एग्जाम्पल के तौर पर 1 महीने के लिए डूबे रहेंगे, फिर 10-15 दिन खाली कर देंगे, खेत को ड्राई कर देंगे, फिर दोबारा से डुबो देंगे, फिर खाली कर देंगे। ऐसे एक बार आप डुबो दो पानी से, फिर खाली कर दो। इससे ना सिर्फ पानी की बचत होगी बल्कि मीथेन भी कम एमिट होगा। नेक्स्ट देखो, जो लैंडफिल यानी कूड़े के ढेर बन जाते हैं ना, वहाँ से गैस एमिट होती है, मीथेन एमिट होती है। तो आप उस गैस को कैप्चर कर सकते हो ताकि मीथेन जो है वो एटमॉस्फेयर में ना जाए। तो ये सारे हमने वो स्टेप्स डिस्कस किए जो फर्दर लिए जा सकते हैं मीथेन के एमिशन को कम करने के लिए। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अमेंडमेंट एक्ट से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? देखो, दिल्ली में जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है ना, उसने 9 मार्च 2022 को एक कॉन्फ्रेंस बुलाई शाम को 5 बजे। इससे पहले कि वो दिल्ली में 3 म्युनिसिपल कमीशंस के लिए इलेक्शन अनाउंस कर पाते, उन्होंने ये कहा कि हमें सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एक लेटर मिला है कि हम तीनों म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस को अब यूनिफाई करना चाहते हैं। दिल्ली में 3 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस हैं, मतलब अब तो एक्ट पास बन भी चुका है नया। नॉर्थ दिल्ली, साउथ दिल्ली और ईस्ट दिल्ली। ये जो एरिया है ना, ये लुटियन दिल्ली का एरिया है जहाँ पे पार्लियामेंट वगैरह है। ये एनडीएमसी है, ये अलग है। और ये तो दिल्ली कैंट है, ये भी अलग से गवर्न होता है। तो इन तीनों को यूनिफाई करने के लिए अब एक एक्ट बन चुका है। राइटर का ये मानना है ये जो अमेंडमेंट हुआ है ना, ये देखो फेडरलिज्म के अगेंस्ट है, संविधान की वैल्यूज़ के अगेंस्ट है। वैसे सेंट्रल गवर्नमेंट का ये कहना है हमने जो ये अमेंडमेंट की है ना, संविधान के आर्टिकल 239AA के तहत की है, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर मिलती है, वो दिल्ली के किसी भी मैटर पर कानून बनवा सकता है पार्लियामेंट के थ्रू। ये देखो आर्टिकल 239AA(3)(b), ये ना पार्लियामेंट को पावर देता है दिल्ली के किसी भी मैटर पर कानून बनाने की। मतलब स्पेशल स्टेटस मिला हुआ है दिल्ली को संविधान के आर्टिकल 239AA पर। अब जो कानून बना है ना नया, यानी जो अमेंडमेंट हुआ है, ये पावर देता है सेंट्रल गवर्नमेंट को। वो डिसाइड करेगा कि दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में यूनिफिकेशन के बाद कितने वार्ड्स होंगे, एक वार्ड कहाँ तक फैला होगा, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स, इन सब मुद्दों पर अब डिसाइड करने की पावर होगी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। पहले नंबर ऑफ काउंसलर हुआ करते थे 272, तीनों को मिला के अब एक ही म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होगा तो नंबर ऑफ काउंसलर होंगे 250। इसके बाद राइटर बोलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये सब पावर्स भी स्टेट से ले ली हैं, जैसे सैलरी एंड अलाउंसेस, लीव ऑफ एब्सेंस ऑफ द कमिश्नर, सैंक्शनिंग ऑफ कंसोलिडेशन ऑफ लोन्स बाय कॉर्पोरेशन। समझ गए ना? मतलब ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव कामकाज की जो पावर है ना, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस अमेंडमेंट के एक्ट के बाद स्टेट गवर्नमेंट से छीन ली है। तो राइटर कहते हैं ये तो देखो खुले आम सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्टेट गवर्नमेंट की पावर को छीना जा रहा है बिना स्टेट गवर्नमेंट से कंसल्ट किए। ये बात सच है कि हाँ, संविधान में आर्टिकल 239AA जो है वो पावर देता है पार्लियामेंट को दिल्ली से रिलेटेड किसी भी मैटर पर कानून बनाने की। लेकिन देखो आप भावना समझिए ना, हर एक राज्य में ये जो टियर 3 गवर्नमेंट है ना, इन पर कानून बनाने की जो पावर है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास में है। और अभी तक दिल्ली में भी दिल्ली सरकार के पास थी, लेकिन अब इस एक्ट के बाद छीना जा रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट का ये कहना है कि देखो आर्टिकल 239AA के तहत हमने ये सब किया है, और संविधान का पार्ट 9A ये म्युनिसिपैलिटी से संबंधित है। 1992-93 में जो 74th अमेंडमेंट आया था ना, उसके बाद ये पार्ट इंसर्ट किया गया था। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का ये कहना है संविधान का ये जो आर्टिकल है ना, वो संविधान के पार्ट 9A को नलीफाई करता है। नलीफाई वर्ड तो थोड़ा एक्सट्रीम वर्ड हो गया,
ओवरकम कह सकते हो, मतलब ये भारी पड़ता है आर्टिकल 239AA। जबकि राइटर का ये मानना है, देखो जब ना 74th अमेंडमेंट हुआ था ना, 73rd 74th, तो उस समय ये पार्ट 9th A ऐड किया गया था। अगर उस समय जब अमेंडमेंट किया गया था उस समय ये प्रोविजन कर दिया जाता ना कि ये दिल्ली के लिए लागू नहीं होगा, चलो मान भी सकते थे, लेकिन 74th अमेंडमेंट में दिल्ली को एक्सेप्शन नहीं दी गई थी। इसका मतलब बाकी राज्यों की तरह दिल्ली में भी दिल्ली सरकार के पास ये पावर आनी चाहिए म्यूनिसिपैलिटीज की रिप्रेजेंटेशन की। अभी तक दिल्ली के पास ही थी, लेकिन इस अमेंडमेंट एक्ट से अब छीना जा रहा है पिछले दरवाजे से। हालांकि आपने देखा पिछले कई सालों में बहुत ज़्यादा लड़ाई हुई है दिल्ली सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच पावर्स को लेके। ये मामला भी जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के पास, जाहिर तौर पर जाएगा ही। नेक्स्ट पॉइंट राइटर ये देते हैं, देखो ये 3 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस को दिल्ली में यूनिफाई किया गया था ना, ये 2011 में किया गया था, और ये ना एक लंबी डिस्कशन के बाद किया गया था। जैसे 1987 में बालकृष्ण कमेटी आई थी जिसने कहा था कि इनको यूनिफाई कर दो। उसके बाद 2001 में वीरेंद्र प्रकाश कमेटी ने भी सेम बात बोली। लेकिन इन दोनों कमेटीज़ को स्टडी करने के लिए 2001 में 7 सदस्यों की दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली पैनल सेटअप किया गया था, और उसने भी यही रिकमेंड किया कि कर दो। बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक दूसरी कमेटी गठित की अशोक प्रधान के नेतृत्व में इस इशू को स्टडी करने के लिए, और फाइनली इन सब कमेटीज़ के बाद 2011 में दिल्ली में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस का यूनिफिकेशन हुआ था। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट जो ये अमेंडमेंट एक्ट बनवाया ना पार्लियामेंट के थ्रू, ये तो बिना कोई कमेटी गठित किए, बिना कुछ स्टडी किए एकदम से कर दिया। कुछ चर्चा में भी नहीं था, लोग डिमांड भी नहीं कर रहे थे, ऐसा कुछ भी नहीं था। हालांकि लोग तो पहले भी ये डिमांड नहीं कर रहे थे कि पूरी दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को 3 भागों में डिवाइड कर दिया जाए। लेकिन हाँ, कमेटीज पहले काफ़ी सारी आई थी यूनिफिकेशन के लिए, सॉरी यूनिफिकेशन नहीं, 3 भागों में डिवाइड करने के लिए। लेकिन अब यूनिफिकेशन से पहले कोई कमेटी गठित नहीं की गई, सीधा फैसला ले लिया गया सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, तो ये गलत है। लास्ट में राइटर यही बोलते हैं, देखो ये फेडरलिज्म के अगेंस्ट है, इस प्रकार से स्टेट गवर्नमेंट से म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में रिप्रेजेंटेशन की पावर छीनना, और ये संविधान के जो प्रोविजंस है ना उनका भी मिसयूज करने वाली बात हो गई कि हाँ पावर दी है तो पावर देखो कुछ अच्छा करने के लिए दी है। पावर इसलिए नहीं दी पार्लियामेंट को दिल्ली के किसी भी मैटर पर कानून बनाने के लिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी मर्जी से, क्योंकि मेजोरिटी है इनके पास में, अपनी मर्जी से कुछ भी पावर स्टेट गवर्नमेंट से छीन ले, ये गलत है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। आज एक व्यू डिस्कस किया, अगर दूसरा व्यू होगा सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्यों इनको यूनिफाई किया है, उस पर आर्टिकल आएगा तो वो भी डिस्कस करेंगे, नहीं आएगा तो इधर उधर से देख लेंगे, ताकि एक पूरा जो इशू है ना कॉम्प्रीहेंसिव ढंग से हमारा कवर हो जाए। आज तो सिर्फ एक पक्ष की बात थी ना। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल चाइना की जीरो कोविड पॉलिसी के फेलियर से संबंधित है। देखो इस आर्टिकल की ना स्लाइड्स नहीं है, लेकिन आर्टिकल अच्छा है इसलिए हम डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन का ना एक पेपर हुआ था, उसमें क्वेश्चन आया था सरकार की कोविड पॉलिसी की सक्सेस के बारे में पूछा गया था। हालांकि यूपीएससी इतना सिंपल क्वेश्चन तो नहीं देगी, यूपीएससी थोड़ा कंसेप्चुअल पूछेगी तो कंपैरिजन करवा सकती है कि चाइना क्यों कोविड को ठीक ढंग से टैकल करने में फेल हो गया। शुरुआत में तो देखो चाइना ने अपनी बहुत वाहवाही की थी कि देखो बाकी देश तो कोविड से जूझ रहे हैं, हमारे देश में कोविड नहीं है। और इंडिया में जब सेकेंड वेव आई थी ना पिछले साल, तो चाइना ने काफ़ी मजाक उड़ाया था। मजाक मतलब सीधा सीधा नहीं, क्योंकि लोगों की डेथ हो रही थी, लेकिन इंडिया को नीचा दिखाने की कोशिश की थी कि देखो हम हेल्प कर सकते हैं इंडिया की, इंडिया से क्राइसिस तो संभल नहीं रहे हैं, पावर बनेंगे, ऐसी ऐसी बातें बोली थी उनके ग्लोबल टाइम्स के न्यूज़पेपर में। लेकिन अभी चाइना में क्या हो रहा है मैं आपको बताऊं, 50 से ज़्यादा सिटीज़ में पार्शियल या फिर फुल लॉकडाउन है, और जरूरी संघाई में लॉकडाउन लगा। जैसे हमारे लिए मुंबई है ना, उनके लिए संघाई है। संघाई मैन्युफैक्चरिंग हब है चाइना का, वहाँ पे लॉकडाउन लगा हुआ है, और इतने अमीर अमीर लोग, उनके लिए देखो उनको देखो खाना तक अवेलेबल नहीं हो पा रहा है। ऐसा लॉकडाउन उन्होंने लगाया है चाइना ने, क्योंकि इनकी ना पॉलिसी बहुत स्ट्रिक्ट है, जीरो कोविड पॉलिसी। अब ना जीरो कोविड पॉलिसी से इतने बड़े क्राइसिस आ रहे हैं। ये तो वही बात हो गई, जैसे एग्जाम्पल मैं आपको दूं कि थोड़ा सा खून आया, उसको ठीक करने के लिए आपने कोई और बड़ा डिजीज दे दिया, कुछ इस टाइप का हो गया। मतलब
इतने सारे लोग भूखे मर रहे हैं। एक वीडियो भी वायरल हुई थी जिसमें लोग ना चिल्ला रहे थे कि भैया ऐसे कैसे आप कोविड को हैंडल कर रहे हो, हमारे पास खाना भी नहीं है। अब देखो हुआ क्या है, चाइना जीरो कोविड पॉलिसी पे चल तो रहा है, लेकिन लॉकडाउन इन्होंने इतना स्ट्रिक्ट कर दिया है, फिर भी केस नहीं रुक रहे हैं, केस बढ़ रहे हैं। अब ना डर है चाइना की सरकार को। अब एक मॉडल तो देखो ये है जो दूसरी वेस्टर्न कंट्रीज हमने भी फॉलो किया, हमने ना कोविड के साथ रहना सीख लिया। हमने पता लग गया कि देखो अब लॉकडाउन लगाने का फायदा नहीं है, कोविड तो रहेगा ही, तो माइल्ड केसेस आते रहेंगे, फ्लू की तरह ठीक होता रहेगा। लेकिन चाइना ने ऐसा नहीं किया। चाइना ने डिसाइड किया कि नहीं, हम कोविड के साथ रहेंगे ही नहीं, हम तो जीरो कोविड की पॉलिसी पर चलेंगे। तो लॉकडाउन है, अभी केस आ रहे हैं। अब डर ये है चाइना की सरकार को कि लॉकडाउन हमने खोल दिया तो केस एकदम से बढ़ जाएंगे, हेल्थ सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। तो ये चाइना की पॉलिसी का ना बहुत बड़ा फेलियर है। जहां इंडिया जैसे देशों में लोग अब कोविड को इम्यून हो चुके हैं, मतलब थू थू कहना नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा लगता है कि अब और कोविड वेव्स नहीं आएंगी इंडिया में। बट जहां चाइना देखो, चाइना ने वहां के लोग जो है ना अभी हैबिचुअल नहीं है कोविड से, उनकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग नहीं है, इसलिए वो बिल्कुल पसोपेस में है। लॉकडाउन चलता जाएगा तो उनकी जो इकोनॉमी है वो कोलैप्स होने वाली है। मतलब अभी लंबा समय लगेगा, लेकिन हाँ बहुत नुकसान हुआ है वहां की चाइना की इकोनॉमी को, ग्रोथ रेट पर काफी खराब असर होगा। कोलैप्स तो थोड़ा भारी वर्ड हो गया। तो चाइना की सरकार के सामने ना दो ऑप्शंस हैं, या तो इकोनॉमी पे ध्यान दे या फिर कोविड पे ध्यान दे। उन्होंने ना पूरा ध्यान कोविड पे दे दिया है, क्योंकि इस साल के अंत में जो शी जिनपिंग है ना वो अपनी थर्ड टर्म के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। तो वो एक माहौल बनाना चाहते हैं चाइना में कि देखो मैंने कोविड को ठीक से टैकल किया। इस चक्कर में वो इकोनॉमी को तो फिलहाल इग्नोर कर रहे हैं। हालांकि सरकार ये बोल रही है कि दोनों में बैलेंस स्टैब्लिश करेंगे, लेकिन ग्राउंड लेवल पे जो एम्प्लॉइज है ना उनको सिग्नल साफ है, कोविड को कंट्रोल करो, कुछ भी करके लॉकडाउन लगाना पड़े तो लगाओ, कैसा भी लॉकडाउन हो, आप कोविड को पूरी तरह से खत्म कर दो, जीरो कोविड केस लेके आओ। अब क्वेश्चन ये भी उठता है, देखो इंडिया में जब मौतें हो रही थी ना, आपको भी पता है सिविल सोसाइटी कितनी एक्टिव हो गई थी। चाइना में ना सिविल सोसाइटी नहीं है इतनी मजबूत। वहां जो सरकार बोलती है ना ज्यादातर लोग मान लेते हैं, क्योंकि सिविल सोसाइटी है ही नहीं, जो कि डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा फायदा होता है। तो कुछ वेस्टर्न एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि देखो ये जो कोविड क्राइसिस बढ़ रहे हैं ना चाइना में, ये आप कह सकते हैं ऑथोरिटेरियन रेजिम का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज को शो करता है। अगर अभी तक डेमोक्रेसी होती ना, सरकार पर सवाल उठते बहुत भयंकर ढंग से, सरकार की अकाउंटेबिलिटी फिक्स होती, सरकार ठीक काम करती, लेकिन अभी वो सब चीजें चाइना में नहीं हो रही हैं। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया चाइना में जीरो कोविड पॉलिसी के फेलियर से संबंधित। चलते हैं आगे, नहीं आगे नहीं चलना, बस खत्म करना है। हमारी आज की इस डिस्कशन में इतना ही है। 3 इश्यूज आज हमने डिटेल से डिस्कस किए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।